बच्चे आपका स्वागत है एनसीईआरटी सारांश की इस सुपर अमेजिंग क्लास में विच इज ऑन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं, किस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। We will talk about everything in detail। आर्कियोबैक्टीरिया में कभी तो एग्जामिनर आपसे थर्मोएसिडोफिल्स पे क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी आपसे हेलोफिल्स पे पूछ लेता है, समटाइम्स मेथनोजेंस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो मोनेरा इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम पढ़ने वाले हैं अबाउट 5 किंगडम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, on those 5 kingdoms we have first one Monera, then we are having Protista, then we are having Fungi, Plantae and Animalia। तो मैंने 3 कैटेगरीज आपकी बना दी, तीनों कैटेगरीज में वो 10 ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर दिया। तो मेरा काम सिंप्लीफाई हो गया। अब मुझे सिर्फ वो कैटेगरीज याद करनी है, उस कैटेगरीज के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको याद करना है। देन कम सेकंड कैटेगरी व्हिच इज कीमोऑटोट्रोपिक। ये बच्चे केमिकल एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं। दे यूज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। यूनिसेलुलर यूकैरियोट है तो उसको बाय डिफॉल्ट आप प्रोटिस्टा में रख दे, चाहे वो प्लांट के जैसा है, चाहे वो एनिमल के जैसा, चाहे वो कैसा भी ऑर्गेनिज्म है। एज सिंपल एज दैट। अगर हम फंजाई में रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चे, तो ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर पाती हैं, एसेक्सुअली कर पाती है एंड सेक्सुअली कर पाती है। अगर मैं बात करूं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तो फ्रेगमेंटेशन। हाँ जी, चलिए इस चैप्टर का सबसे छोटा टॉपिक विच इज वायरसेस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। देन कम्स वायरोइड्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वायरोइड्स में आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी है, इसी 3 बातों पे आपका सवाल आ जाता है। हेलो माय डियर बच्चा, दिस इज योर वेरी ओन फेवरेट बीना यादव। आई वेलकम यू ऑल टू इन्फिनिटी लर्न नीट चैनल। बच्चे आपका स्वागत है एनसीईआरटी सारांश की इस सुपर अमेजिंग क्लास में विच इज ऑन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एनसीईआरटी सारांश में आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक एक वर्ड को समझाया जाता है ताकि आप एग्जाम में जाने से पहले अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सको। ये जो लास्ट का टाइम है इसमें रिवीजन करना इज मस्ट, बहुत अनिवार्य है कि आप अपने एमसीक्यूज के साथ में रिवाइज भी करें। तो आपको हर एक लेक्चर में 1 आवर का अप्रोक्स आपका लेक्चर होता है। आप कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे पढ़ करके जाते हो एंड उस पे बेस्ड अपने सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाते हैं। तो हम 12th में जेनेटिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, एसआरएफपी कंप्लीट कर चुके हैं। 11th में वी आर डन विद प्लांट फिजियोलॉजी, वी आर डन विद कोर बॉटनी विच इज मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। प्लांट किंगडम भी आपका हो चुका है। आज बारी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। तो आज आप मुझे 50 to 55 मिनट्स अपने देना, उसमें आप एक एक क्वेश्चन इस चैप्टर का सॉल्व कर पाएंगे। दैट इज अ शॉर्ट श्योरिटी टू यू गाइस। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर की वेटेज क्या होती है। तो बच्चे अगर मैं लास्ट ईयर ट्रेंड्स की बात करूं तो इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। मोरलेस 2 ही सवाल आते हैं। अगर 2 क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट देखा जाए कि किस कॉन्सेप्ट से हर साल बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बच्चे सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका हो जाता है मोनेरा। मोनेरा में स्पेसिफिकली आपका यू बैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया वाला पार्ट। आर्कियोबैक्टीरिया में कभी तो एग्जामिनर आपसे थर्मोएसिडोफिल्स पे क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी आपसे हेलोफिल्स पे पूछ लेता है, समटाइम्स मेथनोजेंस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो मोनेरा इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो फर्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स सेकंड जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इज अबाउट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में एनसीईआरटी ने बच्चे 4 ही लाइन दी हुई है और उसी 4 लाइन से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे दैट इज और फंजाई। फंजाई से तो आप लगा लीजिए हर साल क्वेश्चन जरूर आएगा। दिस इज अ मस्ट टॉपिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इस चैप्टर में फंजाई तो छोड़ करके जाना ही नहीं है। एक एक शब्द, एक एक वर्ड आपको टिप्स पे जरूर होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अबाउट वायरसेस। इसमें सब कुछ आ जाएगा, वायरसेस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेंस। ये चारों ही छोटे छोटे टर्म्स हैं। 2 लाइन दी हुई है हार्डली इस पे और यही 2 लाइन पे आपका सवाल आ जाता है। यही 2 लाइन आपको 4 नंबर दे करके जाते हैं। 4 नंबर का इंपॉर्टेंस आप रियलाइज करते हो ना। 4 नंबर अगर आपके आ गए तो आप 4 स्टेप आगे पहुंच जाएंगे अपने ड्रीम कॉलेज के पास में। ये 4 नंबर अगर मिस कर दिए, 4 नहीं 5 मिस होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी का भी 1 नंबर जाएगा। जो 5 नंबर आप मिस करते हैं तो उतने ही स्टेप, 10 स्टेप आप पीछे चले जाते हैं अपने ड्रीम कॉलेज के। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो इजी टू ग्रैब टॉपिक्स है, जिससे आपका साधारण सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, उसको तो मैं बिल्कुल भी छोड़ करके ना आऊं।
हूँ। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा ही टॉपिक है। चलिए जरा डिटेल में इसको मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं, किस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल। तो प्रीटी मच इस स्लाइड पे आप देख सकते हो जो पूरा इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वी हैव किंगडम मोनेरा जिसमें आप आर्किबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे। अच्छा, एक और टॉपिक विच इज क्राइसोफाइट्स, यहाँ लिख देती हूँ मैं। एक और टॉपिक डायटम्स जो एग्जामिनर का काफी फेवरेट होता है। हालांकि 2-3 साल से इससे क्वेश्चन नहीं आ रहे, इससे पहले तो बहुत क्वेश्चंस आते थे डायटम्स के ऊपर। चीफ प्रोड्यूसर है या नहीं है, डायटोमेशियस अर्थ क्या होता है, कैसे क्रस्ट पे फॉर्मेशन हो रहा है, पॉलिशिंग में यूज होता है नहीं होता है, ये सारी बातें डायटम्स के बारे में पूछी जाती थी। ऑलराइट, तो बच्चे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं अबाउट 5 किंगडम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, on those 5 kingdoms we have first one Monera, then we are having Protista, then we are having fungi, plantae and animalia. Monera mein we will talk in detail about archaebacteria and eubacteria. Protista mein we will speak about chrysophytes, dinoflagellates, euglena, slime molds and protozoans. Fungi mein we have 4 different types of fungi: Phycomycetes, Ascobasidio and Deutero. चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। फंजाई में तो एक भी वर्ड आपको छोड़ के नहीं जाना है। प्लांटी पे आपका पूरा चैप्टर ही हो जाता है विच इज प्लांट किंगडम। एनिमिलिया पे भी आपका एनिमल किंगडम इज देयर जो आपको पीयूष सर करा देंगे। एंड देन वी आर हैविंग छोटे छोटे टॉपिक्स, वायरसेस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। यही हमको पूरा पढ़ना है आज की कक्षा में। सो चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। What exactly is classification? Why do we need it? हमारे को क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है? तो बच्चे, अगर मैं आपको बात करूं सारे ऑर्गेनिजम्स की, भाई अगर काउंट करने बैठेंगे तो जो काउंट है वो इतना ज्यादा है कि हम याद ही नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज को। तो अब ह्यूमन ब्रेन की भी तो एक लिमिटेशन होती है, इतना एक्सेस ऑफ डाटा हम फीड नहीं कर सकते हैं। सो थैंक्स टू कंप्यूटर्स जिसमें हम एक्सेस ऑफ डाटा को फीड कर पाते हैं और कंप्यूटर्स उसको याद भी रख पाते हैं। बट हमारी मेमोरीज उतनी शार्प नहीं होती है कि हम इतना ज्यादा डाटा को प्रोसेस कर पाए एंड उसको मेमोराइज कर पाए। तो इसीलिए बच्चे इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को एक कैटेगराइज वे में रखने के लिए, समझने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए वी डू हैव बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन व्हिच इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू कैटेगरीज in a hierarchy based on their similarities and dissimilarities. तो भाई अगर हम बात करें, मैंने कहा 10 ऑर्गेनिजम्स आपके सामने, बट मैं उस 10 ऑर्गेनिजम्स को समराइज कर दूं कि भैया 2 तो ऐसे हैं जिनके 2 पैर 2 हाथ है, 2 ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके 4 पैर होते हैं, 2 ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसके 4 हाथ होते हैं। ये मैंने एक रैंडम एग्जांपल पिक कर लिया। तो मैंने 3 कैटेगरीज आपकी बना दी, तीनों कैटेगरीज में वो 10 ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर दिया। तो मेरा काम सिंप्लीफाई हो गया। अब मुझे सिर्फ वो कैटेगरीज याद करनी है, उस कैटेगरीज के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको याद करना है। ऑर्गेनिज्म मुझे अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ जी इस ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, इस कैटेगरी से, इस कैटेगरी की प्रॉपर्टीज जो होती है वो सारी प्रॉपर्टीज उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगी। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली आपका सारे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को सिंप्लीफाई करता है, अरेंज करता है, ऑर्गेनाइज करता है। इसके लिए ही हमें सारे ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरी में बांटने की रिक्वायरमेंट फील हुई। तो इस रिक्वायरमेंट में सबसे पहला जो अहम योगदान है दैट वाज गिवन बाय लिनायस। लिनायस सर ने कहा कि भैया सारे ऑर्गेनिजम्स को ना आप 2 किंगडम में डिवाइड कर सकते हो, एक को मैं कह दूंगा प्लांटी, एक को मैं कह दूंगा एनिमिलिया। तो उन्होंने कहा कि सारे ऑर्गेनिजम्स को मैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में बना सकता हूं। प्लांटी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसाइज कर रहे हैं वो सबको प्लांटी में डाल दो, जितने ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पा रहे हैं, अपने फूड पे डिपेंडेंसी किसी और ऑर्गेनिज्म पे शो कर रहे हैं, उन सबको आप एनिमल में डाल दो। एकदम सिंपल क्राइटेरियाज। लेकिन उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स ये आई कि 2 किंगडम सिस्टम जो था दैट वाज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, जो कि एक अहम, जो कि एक मेन, जो कि एक प्रमुख डिफरेंस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में।
तो बच्चे, लिनायस साहब ने बड़ा ही अच्छा एक सिस्टम डेवलप किया, ठीक है, स्टडीज को इजी किया, लेकिन वो सिस्टम इतना सस्टेनेबल नहीं था क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी खामियां थी। जैसे पहली कमी तो ये थी कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था ये जो सिस्टम था। दूसरा कमी ये थी, ये जो सिस्टम है वो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था। अब जिस ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल है उसके फंक्शंस में आप डिफरेंस देखिए, एक ही सेल सारे फंक्शंस कर रहा है। वेयरएज अगर किसी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स है तो सारी सेल्स मिल करके डिवीजन ऑफ लेबर करके तब जाकर के फंक्शन को डिवाइड कर पा रहे हैं। तो बच्चे, दैट वाज आल्सो अ मेन क्राइटेरिया। तीसरा प्रॉब्लम ये थी, तीसरा ड्रॉबैक ये था कि दिस सिस्टम वाज अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन photosynthetic organism and non photosynthetic organism, ठीक है। प्लांटी एनिमिलिया इज अ सेपरेट थिंग। इसके अलावा भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फोटोसिंथेसाइज कर पाते हैं, आपके कुछ प्रोटिस्टेंस भी हैं जो फोटोसिंथेसाइज कर पाते हैं। तो दिस सिस्टम वाज, मैं कहूंगी, उतना एफिशिएंट सिस्टम नहीं था। तो इसके बाद 3 किंगडम आया, फिर 4 किंगडम आया, एंड फाइनली द मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम, द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल वाज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। दिस सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर सर। जो आर.एच. विटेकर साहब थे, उन्होंने कहा कि भैया हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं स्टडीज को, आप सारे ऑर्गेनिज्म को 2-3 नहीं, हम 5 किंगडम बना देते हैं। इन्होंने कहा कि भैया सारे प्रोकैरियोट्स को आप उठा करके मोनोरेंस में डाल दो। सबसे पहला किंगडम बनाया जो बेसिक था, जिसमें सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, दैट वाज मोनेरा। दूसरा इन्होंने कहा कि यार जितने भी यूकैरियोट्स हैं उसको डिफरेंशिएट कर दो 2 कैटेगरीज में। एक तो वो यूकैरियोट्स जिसमें एक सिंगल सेल प्रेजेंट हो, मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट। दूसरे वो जिसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हो, मतलब मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। तो सारे के सारे सिंगल सेल यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में डाल दो। बाकी जो मल्टी वाले हैं उसको हम फंगाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया के अंदर रख देंगे प्लेस करके। तो सेकंड बन गया आपका प्रोटिस्टा, जिसके अंदर आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते थे। थर्ड कम्स योर प्लांटी। भाई प्लांटी हमारे को पता है सारे प्लांट्स आपके आएंगे, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज कर पाते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, वो सारे आपके प्लांटी में आ गए। नाउ कम्स फंजाई। विटेकर साहब ने ऑब्जर्व किया कि फंजाई ऑल टुगेदर एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म है। ये हेट्रोट्रॉपिक होता है, इसमें अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब इसमें हाइफे स्प्रेड करके फूड को बहुत डिस्टेंट लोकेशन से भी अब्सॉर्ब कर पाते हैं। तो काफी डिफरेंट टाइप की इसकी एनाटॉमी, काफी डिफरेंट टाइप की इसके फंक्शंस थे। तो विटेकर साहब अपने आप को रोक नहीं पाए और इसको इन्होंने एक सेपरेट किंगडम ही नवाज दिया फंजाई से। सो नंबर 4 इज फंजाई। नंबर 5 इज और एनिमिलिया, जिसमें इंजेक्शन करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक है, दोज वंस आर योर एनिमिलिया। तो विटेकर साहब ने भैया 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमिलिया। ये जो 5 किंगडम्स थे, इसके अंदर अगर हम देखें डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टीज किस किस बेसिस पे थी, तो पहला बेस था बच्चे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। जो सेल है वो साधारण है कि वो कॉम्प्लेक्स है। साधारण माने प्रोकैरियोट, जिसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है। तो मोनेरेंस आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, बाकी सब के सब, बीट प्रोटिस्टा, बीट फंजाई, बीट प्लांटी, बीट एनिमिलिया, एवरी ऑर्गेनिज्म इज यूकैरियोटिक, सबके सब आपके यूकैरियोट्स है। सेकेंड डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी थी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कितना कॉम्प्लेक्स है, एक सिंगल सेल है या बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। तो बच्चे सिंगल सेल प्रेजेंट होती है आपकी प्रोटिस्टा में एंड मोनेरेंस में। मोनेरा तो प्रोकैरियोट है, मतलब बाय डिफॉल्ट यूनिसेलुलर हो गए, सब में एक ही सेल प्रेजेंट होगी। यूकैरियोट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं एंड मल्टी भी हो सकते हैं। जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है उस सबको हमने प्रोटिस्टा में रखा, बाकी सबको हमने डिफरेंशिएट कर दिया प्लांटी, फंजाई एंड एनिमिलिया के अंदर। देन कम्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज कर पा रहे हैं या किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। एंड इकोलॉजिकल रोल ऑल्सो, प्रोड्यूसर है, डिकम्पोजर है, कंज्यूमर है। Phylogenetic analysis was also one of the criteria to differentiate these 5 kingdoms. 5 के बाद में बच्चे
कार्ल वूज सर ने ये कहा कि जो मोनरेंट्स है उसको आप डिफरेंशिएट करते हो आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया इज माय ट्रू बैक्टीरिया, जो एक्चुअल में सच्चा बैक्टीरिया है ना वो तो ट्रू बैक्टीरिया है। एंड आर्की बैक्टीरिया इज अ बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम हैबिटाट में सर्वाइव करता है। extreme habitat. This extreme habitat could be anything. It could be acidic condition, it could be high temperature, it could be methogen का production. तो कुछ भी extreme conditions में survive करने वाला बैक्टीरिया would be archaebacteria. राइट, वेयर एज जो नॉर्मल बैक्टीरिया है दैट वुड बी योर ट्रू बैक्टीरिया। तो इन्होंने मोनरेंस को दो में डिवाइड कर दिया, देयर बाय वी आर हैविंग 6 किंगडम्स, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। तो कार्ल वूज सर ने ये 6 किंगडम को स्क्वीज करके 3 डोमेन्स बना दिए। 3 डोमेन्स क्या थे? वन इज आर्किया, सेकेंड इज बैक्टीरिया एंड थर्ड वन इज यूकैरिया। तो यूकैरिया में आपका प्रोटिस्टा भी आ गया, आपका प्लांटी भी आ गया, आपका फंजाई भी आ गया एंड आपका एनिमेलिया भी आ गया। सो दीज वर द 3 डोमेन्स, आपके 6 किंगडम्स को स्क्वीज करके 3 डोमेन्स में कंप्राइज किया गया। All right, so moving on to the study of all the 5 kingdoms, हम स्टार्ट करेंगे मोनरेंस से। बच्चे मोनरेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आर्कीबैक्टीरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हेलोफिल्स पे पूछ लेगा, थर्मोएसिडोफिल्स पे पूछ लेगा, मेथनोजेंस पे भी 2020 में क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो पढ़ लेते हैं जी मोनरेंस के बारे में थोड़ा डिटेल में। मोनरेंस में एक्सक्लूसिवली आपके बैक्टीरिया होते हैं, इसकी हम बात कर चुके हैं। दे आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर किंगडम। ये एक्सट्रीम हैबिटाट में सरवाइव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की तो उनमें रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है विच इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि आपकी पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर के बनी हुई होती है। राइट बच्चे, अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन की, किस टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक है, मतलब अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज करने योग्य है। ऑटोट्रॉपिक में भी आई एम हैविंग फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक माय डियर किड्स आर द बैक्टीरिया जो कि सनलाइट को यूज करके अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज कर पाते हैं। एंड कीमोसिंथेटिक आर द वंस जो कि केमिकल रिएक्शन से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं एंड देन ग्लूकोज को फॉर्म कर पाते हैं। देन मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया तो आपका हेट्रोट्रॉपिक होता ही बच्चे। अब हेट्रोट्रॉपिक में बीट पैरासिटिक, बीट सेप्रोफिटिक, बीट होलोजोइक, एवरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन यू कैन कंसिडर, बट मोनरेंस में आपको मेजरली पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। Moving on through the different types of bacteria based upon the shape. अब किस टाइप की शेप प्रेजेंट है उस पे बेस्ड आपने बैक्टीरिया का नाम रखा हुआ है। जैसे कि अगर स्फेरिकल है तो तुमने कोकस कह दिया, रोड शेप्ड है तो तुमने इसको बेसिलस कह दिया, ऐसे स्पाइरल शेप्ड है तो तुमने स्पाइरुलम कह दिया, कॉमा शेप्ड है तो उसको तुमने वाइब्रम कह दिया। तो 4 डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं बेस्ड अपॉन देयर शेप। स्फेरिकल हो गया कोकस, रोड शेप्ड हो गया बेसिलस, स्पाइरल शेप्ड हो गया स्पाइरुलम एंड कॉमा शेप्ड हो गया वाइब्रम। ये 4 डिफरेंट टाइप के आपके बैक्टीरियाज होते हैं। Moving on to 2 different types of bacteria, we are having the bacteria which is a true bacteria जो कि आपका यूबैक्टीरिया होता है, एंड एक दूसरा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में ही पाया जाता है, जो नॉर्मल कंडीशंस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीमिटीज में पाया जाएगा। जैसे कि आपका हेलोफिल्स हो गया, जैसे कि आपका थर्मोएसिडोफिल्स हो गया एंड आपका मेथनोजेंस हो गया। तीनों को डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें यूबैक्टीरिया की तो वी कैन हैव फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड ये माइकोप्लाज्मा। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं पहले आर्कीबैक्टीरिया से। बच्चे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड जो आपको दिख रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं इससे। इस स्लाइड को मैं नाम दे देती हूँ एमसीक्यू अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी के सारी इंफॉर्मेशन को समराइज करके, कंप्रेस करके
इतनी ब्यूटीफुल स्लाइड्स आप बच्चों के लिए बनाई हुई है, तो आपको इसका लुत्फ उठाना है 100 में से 100%। ऑलराइट, तो आर्कीबैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम में सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया है, वी आर हैविंग फर्स्ट व्हिच इज हेलोफिल्स। हेलोफिल्स ये एक्सट्रीमली सलाइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, वहां पे आपकी हेलोफिल्स सरवाइव कर पाते हैं। मतलब इनको सरवाइव करने के लिए ही ज्यादा मात्रा में सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हेलोबैक्टीरियम इज very common example of halophils. Then second we are having thermoacidophils. They are found in environments having high temperature and very low pH. काफी ज्यादा मात्रा में टेम्परेचर हो and pH काफी कम हो, that will be your thermoacidophils. Very important, काफी बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है thermoacidophils के बारे में, एग्जाम्पल बेस भी आपसे पूछ लिया जाता है। Thermococcus is the common example of thermoacidophils. Then I'm having methanogen. Again very important, very important बच्चों। थर्मो पे मेथनोजेंस पे बहुत बार सवाल पूछा गया है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था कि बैक्टीरिया फाउंड इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल आर, दीज आर मेथनोजेंस। अब रूमिनेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपकी कैटल्स होती है, कैटल्स के अंदर जो स्टमक होता है उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसको रूमिन आप कहते हैं ना, तो रूमिनेंट एनिमल के गट में मेथनोजन पाया जाता है जो मीथेन गैस प्रोड्यूस कर पाता है, विच इज द गोबर गैस। तो प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द डंग is done by methanogen. Example, methanobacterium is the common example of your मेथनोजन आर्कीबैक्टीरिया। तो बच्चे समराइज कर रही हूँ, आर्कीबैक्टीरिया में हमें 3 टाइप ऑफ बैक्टीरिया पढ़ना है। फर्स्ट इज हेलोफिल्स, सेकंड इज थर्मोएसिडोफिल्स, थर्ड इज मेथनोजेंस। हेलोफिल्स ऐसे बैक्टीरिया है जो एक्सट्रीम सलाइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, एग्जांपल इज हेलोबैक्टीरियम। सेकंड इज थर्मोएसिडोफिल्स, दे आर द बैक्टीरिया जो कि having high temperature and low pH ऐसे environment में exist करते हैं, example thermococcus. Then we have methanogens, ऐसे बैक्टीरिया जो कि gut of ruminant में पाए जाते हैं and production of methane from dung is the common properties of these bacteria, example is methanobacterium. Moving on to eubacteria, जिसको NCERT लिखती है true bacteria, जिसको NCERT लिखती है true bacteria, है ना। मुझे एक जोक याद आ गया, तो आर्कीबैक्टीरिया अगर एनसीईआरटी पढ़ लें, देख ले कि यूबैक्टीरिया इज द ट्रू बैक्टीरिया, तो वो कहेंगे कि मैं क्या अब अपना काम छोड़ दूं, मैं भी तो बैक्टीरिया ही हूं, मैं भी तो एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करता हूं। यस, तो यूबैक्टीरिया आर द ट्रू बैक्टीरिया। ये ऑटोट्रोपिक हो सकते हैं, मतलब अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज कर सकते हैं। अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज करने की प्रोसेस में अगर तो एनर्जी सनलाइट से ले रहे हैं तो उसको आप फोटो ऑटोट्रोपिक कहते हैं, और अगर एनर्जी केमिकल रिएक्शन से लेते हैं तो आप उसको कीमो ऑटोट्रोपिक कह देते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं भैया, व्हाइट पे व्हाइट आपको दिखेगा नहीं। हाँ जी, तो फोटो ऑटोट्रोपिक माय डियर किड्स, दे यूजेस लाइट एनर्जी व्हिच इज सनलाइट। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को यूज करते हैं। वेरी कॉमन एग्जांपल इज क्लोरोबियम, बहुत ही कॉमन एग्जांपल आपका होता है जी क्लोरोबियम, ठीक है। देन कम्स सेकंड कैटेगरी which is chemoautotropic। ये बच्चे केमिकल एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं। दे यूज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए अहम योगदान देते हैं। इस लाइन को आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एज इट इज यूज किया गया था। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो थायोबैसिलस इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ योर कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रोपिक में आई एम हैविंग फोटो ऑटोट्रोपिक, आई एम हैविंग कीमो ऑटोट्रोपिक। फोटो ऑटोट्रोपिक का एग्जाम्पल इज क्लोरोबियम, कीमो ऑटोट्रोपिक का एग्जाम्पल इज थायोबैसिलस। ऑल राइट, moving on to the next category which is heterotropic। तो NCERT ने एक बड़ी प्यारी सी लाइन लिखी है कि majority of bacteria आर हेट्रोट्रोपिक, मेजोरिटी आपके हेट्रोट्रोपिक होते हैं, और इस लाइन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस्तेमाल भी किया गया था। तो हेट्रोट्रोपिक में वी आर हैविंग 3 डिफरेंट मोड्स जो कि बैक्टीरिया यूज कर रहा है
फर्स्ट वन इज पैरासिटिक, सेकेंड इज सेप्रोफिटिक एंड थर्ड वन इज सिम्बायोटिक। भाई हेट्रोट्रॉपिक का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि ये ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। तो अब जिस दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं, अगर तो वो दूसरा ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हम कह देते हैं इट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर वो दूसरा ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिज्म है तो हम कह देते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में भाईचारा बना लिया है, म्यूचुअलिज्म एस्टैब्लिश कर लिया है, दोनों का बेनिफिट हो रहा है, तो उसको हम कह देते हैं सिम्बायोटिक। तो बेस्ड अपॉन दिस आई एम हैविंग 3 डिफरेंट मोड। फर्स्ट इज पैरासिटिक, ये जो बैक्टीरिया है दे लिव्स इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। डिजीज कॉजिंग पैरासाइट्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। एग्जांपल क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई इज द वेरी कॉमन एग्जांपल। देन कम्स सेप्रोफिटिक, दे आर फाउंड इन द एनिमल फीकस। मैंने कहा ना कि इसकी डिपेंडेंसी डेड ऑर्गेनिज्म पे होगी। डिपेंडेंसी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे है तो हमने उसको पैरासिटिक कह दिया, और अगर डिपेंडेंसी डेड ऑर्गेनिज्म पे है तो हमने उसको सेप्रोफिटिक कह दिया। ये एनिमल फीकस में पाया जाता है। They derive food from detritus. Common example is your E. coli. Then comes symbiotic, दो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में म्यूचुअलिज्म को एस्टैब्लिश करते हैं, भाईचारे को एस्टैब्लिश करते हैं। टू इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स, ये म्यूचुअल डिपेंडेंस को शो करते हैं, दोनों के दोनों का बेनिफिट होता है, इसका भी भला इसका भी भला। जैसे राइजोबियम लेगुमिनोसिरम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है। तो राइजोबियम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर देता है प्लांट को, और प्लांट इसको शेल्टर प्रोवाइड कर देता है। तो दोनों का ही भाईचारे में, भाईबंदी में काम हो जाता है। तो आपके हेटेरोट्रॉपिक मोड में वी आर हैविंग पैरासिटिक, वी आर हैविंग सेप्रोट्रॉपिक एंड वी आर हैविंग सिम्बायोटिक। दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स। देन एक टॉपिक यहाँ पे माइकोप्लाज्मा भी मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ बच्चे। माइकोप्लाज्मा, दे आर द स्मॉलेस्ट, सबसे सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट, उसको आप माइकोप्लाज्मा कहते हैं। इसको आप पीपीएलओ भी बुलाते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा के अंदर एब्सेंस ऑफ सेल वॉल होता है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर सरवाइव कर पाते हैं। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं सबसे सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं। यस दे आर पैथोजेनिक ऑल्सो। ये 4 लाइनें ले देखिए एनसीईआरटी ने लिखी हुई है, इसी 4 लाइनों ने तबाही मचाई हुई है, यही 4 लाइन पे आपका सवाल आएगा। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, इसको आप प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ भी बुला देते हैं। सेल वॉल एब्सेंट होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर पाते हैं एंड दे आर पैथोजेनिक। Moving on to the next kingdom which is protista. Protista में जो आपको पढ़ना है which is diatoms, very important topic from this particular section. तो प्रोटिस्टा, भाई जब सारे ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा में कैटेगराइज करा जाने लगा तो बड़े सारे साइंटिस्ट ना कंफ्यूज हो गए। कहते यार कुछ ऐसे प्लांट है जो यूनिसेलुलर है, जैसे कि आपका क्लोरिला हो गया, तो क्या मैं उसको प्लांटी में रखूं या मैं उसको प्रोटिस्टा में रखूं। कुछ ऐसे एनिमल भी है जैसे पैरामीशियम हो गया जो कि यूनिसेलुलर है, क्या मैं इसको एनिमेलिया में रखूं या मैं इसको प्रोटिस्टा में रखूं, बड़ी ही दुविधा है। तो भाई विटेकर साहब ने कहा कि सारी दुविधा को हम दूर करते हैं, टेंशन मत लो, जो भी यूकैरियोट यूनिसेलुलर है, अब चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कुछ भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, द सोल क्राइटेरिया टू कीप एन ऑर्गेनिज्म इनटू प्रोटिस्टा शुड बी इट हैज टू बी यूनिसेलुलर यूकैरियोट। बस अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर यूकैरियोट है तो उसको बाय डिफॉल्ट आप प्रोटिस्टा में रख दे, चाहे वो प्लांट के जैसा है, चाहे वो एनिमल के जैसा, चाहे वो कैसा भी ऑर्गेनिज्म है, एज सिंपल एज दैट। तो प्रोटिस्टा में मेरे प्यारे बच्चों सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया। अब प्लांट लाइक भी थे, फंजाई लाइक भी थे, एनिमल लाइक भी थे, जैसे क्राइसोफाइट्स है, डिनोफ्लैजिलेट है, यूग्लेनोइड्स है, ये प्लांट के जैसे हैं। प्रोटोजोएंस है, पैरामीशियम है, ये एनिमल के जैसे है। स्लाइम मोल्ड आपकी कुछ फंजाई के जैसे प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, बट सब के सब सिंस दे आर यूनिसेलुलर दैट्स व्हाई दे आर इनटू प्रोटिस्टा। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं क्राइसोफाइट से।
क्राइसोफाइट्स में आपके डायटम्स होते हैं एंड डेस्मिड्स होते हैं। डायटम्स में ये 4 लाइन एनसीईआरटी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लास्ट के 1-2 साल से कम हुआ है, बाकी तो हर साल एग्जामिनर ले दे के डायटम पे सवाल पूछ ही रहा था। तो डायटम्स क्या होते हैं, जैसे आपके घर में सॉप बॉक्स होता है जिसके अंदर आप साबुन रखते हो, साबुन दानी बुलाते हो, बोलते हैं ना मम्मी को, मम्मी साबुन दानी में साबुन खत्म हो गया है, अरे मम्मी ये तो मुझे खेल मिल गया है, साबुन दानी में नीचे वाली साबुन दानी में ऊपर वाली फिक्स हो जाती है, सॉप बॉक्स है ये, ओवरलैपिंग है ये। तो डायटम्स भी जो आपकी सेल वॉल होती है, दे फॉर्म 2 ओवरलैपिंग शेल्स जो आपस में फिक्स हो जाती है, जस्ट लाइक योर सॉक बॉक्स, उसके जैसे फिक्स हो जाती है। एक को आप एपिथीका कहते हैं, दूसरे को आप हाइपोथीका कहते हैं। तो सेल वॉल्स आपस में फिक्स हो गई है। इसकी सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई जो वॉल्स आपकी वो इंडिस्ट्रक्टेबल होती है। एक मुझे सवाल याद आ गया बच्चों, एक मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद आ गया बच्चों, जिसमें ना 4 स्टेटमेंट्स दी हुई थी डायटम्स के बारे में, आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ था, और उस इनकरेक्ट स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट ऐसे लिख दी थी कि द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर डिस्ट्रक्टेबल, इनडिस्ट्रक्टेबल की जगह डिस्ट्रक्टेबल लिख दिया था। अब उस एग्जाम वाली कंडीशन में तो तुम लोग घबराए हुए होते हो, बिल्कुल तुम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते, डिस्ट्रक्टेबल है कि इनडिस्ट्रक्टेबल है, फटाफट से तुम बोलो यार ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, करेक्ट करके आप आगे चले गए। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था, तो माय डियर किड्स इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी आप बच्चों ने, ठीक है। जो वॉल्स है उसमें सिलिका प्रेजेंट है एंड दिस इज इनडिस्ट्रक्टेबल। अच्छा जी, अब जो सिलिका है वो डिस्ट्रक्ट तो हो नहीं पाता, तो जैसे डायटम्स की डेथ होती है वो नीचे एक्यूमुलेट होता चला जाता है सिलिका। जब सी बेड के ऊपर इतना सारा एक्यूमुलेशन हो गया फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स, तो उसको आप डाइएटमेशियस अर्थ कहते हैं। क्या बोला बच्चे, डाइएटमेशियस अर्थ। इसको निकाल करके आप इसको पॉलिशिंग ऑफ शूज में यूज कर सकते हैं, इसको रिफाइनरीज में आप यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। ओशंस के चीफ प्रोड्यूसर्स आपके डायटम्स होते हैं। तो ये बातें आपको डायटम्स के बारे में जरूर जरूर आपके जहन में होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। सेल वॉल जो है ये 2 ओवरलैपिंग शेल्स बनाता है जो आपस में फिट हो जाती है, जस्ट लाइक सॉप बॉक्स। इंडिस्ट्रक्टेबल वॉल्स होती है जिसमें सिलिका एम्बेडेड है, डायटमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन करता है एंड दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। नाउ क्राइसोफाइट्स में 1 इज डायटम, सेकंड इज डेस्मिड्स। डेस्मिड्स जो होते हैं बच्चे ये गोल्डन एल्गी होते हैं, गोल्डन कलर ड्यू टू पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट की वजह से इसका जो कलर है वो गोल्डन कलर होता है। दीज आर योर क्राइसोफाइट्स। मूविंग ऑन टू द सेकंड कैटेगरी बच्चों व्हिच इज डिनोफ्लैजिलेट। जो डिनोफ्लैजिलेट होते हैं माय डियर किड्स, दे अपीयर येलो, ब्लू, रेड, ब्राउन, ग्रीन बेस्ड अपॉन द मेन पिगमेंट। अब मेन पिगमेंट जो होगा वही तो अपना कलर रिफ्लेक्ट करेगा। सो इस प्रकार से बड़े ही ब्यूटीफुल से दिखते होते हैं आपके डिनोफ्लैजिलेट, बेस्ड अपॉन द प्रीडोमिनेंस ऑफ स्पेसिफिक पिगमेंट, इनका कलर रिफ्लेक्ट होता है। देन कम्स द सेकंड पॉइंट, इनकी जो सेल वॉल होती है ना बच्चों, सेल वॉल के अंदर आपका स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स प्रेजेंट होती है which is very important. Then इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, जो 2 फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक आपका ट्रांसवर्स सेक्शन में पाया जाता है। तो इसीलिए इसका जो मूवमेंट होता है, दोनों फ्लैजिला अपना अपना इंपैक्ट दिखाते हैं, वर्लिंग विप के जैसे ये मूव कर रहा होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज 2 फ्लैजिला विच आर ऑन द राइट एंगल, जो 90 डिग्रीज पे प्रेजेंट है। दैट्स वाई ये वर्लिंग विप के जैसे फॉर्म कर रहा होता है। भाई ये कहेगा मुझको मूव करना है, ये कहेगा मुझको मूव करना है, तो आप इमेजिन कीजिए दोनों ही फ्लैजिला अगर आपके मूव कर रहे हैं तो आपको फील होगा कि ये वर्लिंग विप आपकी बन गई है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज रेड टाइड। भैया रेड टाइड के ऊपर भी बहुत बार सवाल पूछा गया है, या लिख देती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो रेड डिनोफ्लैजिलेट होते हैं दे अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और ये रेड टाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो समुद्र में आपको दिखेगा कि लाल लाल रंग का कुछ ब्यूटीफुल सा दिख रहा है, बट एक्चुअल में वहां पे रैपिडली डिनोफ्लैजिलेट ने मल्टीप्लाई किया हुआ है, विच इज कॉल्ड एज रेड
पेप्टाइड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका। नेक्स्ट इज टॉक्सिन्स भी रिलीज कर देते हैं, जैसे कि सेक्सी इज अ कॉमन टॉक्सिन विच आर हार्मफुल टू द फिशेज, जो फिशेज के लिए काफी हार्मफुल होता है। ऑलराइट, moving on to the next category, which is the euglenoids. Very important again. Euglenoids is the organism जिसमें प्लांट लाइक प्रॉपर्टीज भी हैं, इसमें एनिमल लाइक प्रॉपर्टीज भी हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एनिमल लाइक प्रॉपर्टीज की, तो सेल वॉल इसमें एब्सेंट होता है, बट इसमें एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है बच्चे, जिसको कि आप पेलिकल कहते हैं। तो पेलिकल इज अ प्रोटीन रिच लेयर इंस्टेड ऑफ सेल वॉल विच मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल, जो इनकी बॉडी को काफी फ्लेक्सिबल बना देता है। ये बाइफ्लैजिलेट होते हैं। अच्छा, बड़ी ही मजे की बात होती है इस ऑर्गेनिज्म की कि अगर तो सनलाइट एब्सेंट है तो दे विल बिहेव एज हेटेरोट्रॉपिक, बट अगर सनलाइट मिल गया तो ये फोटोट्रॉपिक के जैसे बिहेव करते हैं। देखो कितना एडजस्टेबल, कितना प्यारा सा ऑर्गेनिज्म बनाया है नेचर ने। तुम सनलाइट दे रहे हो तो कहते हैं चलो ठीक है भैया, तुमने सनलाइट दे दी, हम स्वयं अपना फूड सिंथेसाइज कर लेंगे थ्रू फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड। बट अगर सनलाइट एब्सेंट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर कूल, हम एकदम कूल है, हम एब्सेंस ऑफ सनलाइट में भी काम चला लेंगे। तो सनलाइट चाहे प्रेजेंट हो चाहे एब्सेंट हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अच्छे से अपना बसर, अच्छे से अपना गुजारा कर सकते हैं। अगर हम बात करें पिगमेंट्स की बच्चे, तो पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू द प्लांट्स, प्लांट के जैसे ही पिगमेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कैटेगरी विच इज स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स आपके सेप्रोफिटिक मोड को शो करते हैं। ये एग्रीगेशंस बनाते हैं जिसको कि आप प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम अंडर सुटेबल कंडीशन ही आपका फॉर्म होता है। जो प्लाज्मोडियम है, इट डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज विद स्पोर्स। ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है स्पोर्स के साथ में अंडर फेवरेबल कंडीशंस। जो स्पोर्स होते हैं बच्चे, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, सर्वाइव, दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी इयर्स, बहुत सारे साल तक डोरमेंट स्टेज में पड़े रहेंगे और सर्वाइव करते रहेंगे। तो जैसे ही इनको कोई सुटेबल कंडीशंस मिलेंगी, फटाफट से ग्रो कर जाएंगे एंड एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर देंगे। बट यस, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, सर्वाइव कर पाते हैं। मूविंग ऑन टू द प्रोटोजोइंस। प्रोटोजोइंस को हालांकि आप डिटेल में भी पढ़ते हैं, बट यहाँ पे छोटा सा समराइज फॉर्म में बताया हुआ है। 4 डिफरेंट टाइप के प्रोटोजोइंस आपके, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोइंस। अमीबॉइड नाम से ही समझ में आता है, अमीबॉइड मूवमेंट को शो करते हैं, सूडोपोडियाज प्रेजेंट है। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स। पैरासिटिक फॉर्म लाइक एंट अमीबा, दे कॉज अमीबियोसिस, अमीबियोसिस भी ये कॉज करते हैं। फ्लैजिलेटेड नाम से क्या समझ में है, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल लिशमेनिया। ये पैरासिटिक फॉर्म्स जैसे कि ट्रेपेनोसोमा विच कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस आर योर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोइंस। देन कम्स सीलिएटेड, सीलिया जो कि फीडिंग में हेल्प करते हैं। दे हैव ए कैविटी जिसको कि आप गलेट कहते हैं, दैट ओपन्स आउटसाइड सेल सरफेस, सेल के सरफेस के बाहर ओपन होता है। एग्जांपल इज पैरामीशियम। देन वी हैव स्पोरोजोइंस जो कि इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इन देयर लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन में। प्लाज्मोडियम पे सवाल जरूर आता है हर साल एमसीक्यू अलर्ट, लेकिन इस चैप्टर से नहीं, आपका माइक्रोव वाले चैप्टर से आता है। बट हाँ, प्लाज्मोडियम को जरूर पढ़ के जाना है, इसकी लाइफ साइकिल पे स्पेसिफिकली, इसकी लाइफ साइकिल पे जरूर सवाल पूछ लिया जाता है। Alright बच्चे, moving on to the topic of the hour which is fungi, जिसका कि एक शब्द भी आप छोड़ के जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फंजाई पे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, हो सकता है 2 सवाल दोनों के दोनों फंजाई से भी आ जाए, तो इस टॉपिक को छोड़ना आपको गवारा नहीं होना चाहिए। यस, सो फंजाई मेजरली मल्टी सेलुलर होती है एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट इज द ओनली वन विच इज यूनिसेलुलर। यही एक अकेली फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर होती है, बाकी सब मल्टी होती है। सेल वॉल की बात करें तो काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड से इसकी सेल वॉल मिलके बनी हुई होती है। जो फिलामेंटस बॉडी है उसमें हाइफे प्रेजेंट होते हैं। हाइफे
हाइफे में सेप्टेट भी हो सकता है, नॉन सेप्टेट भी। व्हाट इज सेप्टेट? अगर तो कंपार्टमेंट प्रेजेंट है उसको आप सेप्टेट कह देंगे, अगर कंपार्टमेंट नहीं है उसको आप नॉन सेप्टेट कह देंगे। नॉन सेप्टेट अगर है तो आप सोचे कोई कंपार्टमेंट नहीं है तो बहुत सारे न्यूक्लियस आपको वहां देखने को मिलेंगे, उस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को आप सिनोसिटिक कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। कलर कुछ चेंज कर लिया जाए क्या बच्चों? हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिनोसिटिक कंडीशन आपकी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। ये जो हाइफे है इसका नेटवर्क अगर बन जाए तो उसको आप माइसीलियम कहते हैं बच्चे, है ना। इट इज समथिंग लाइक यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर कंडीशन। जो मल्टी है उसको आपने यहाँ पे माइसीलियम कह दिया। सारी की सारी फंजाई आपकी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करती है। कोई ऐसी फंजाई नहीं है जो अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज कर पाए। हेट्रोट्रॉपिक में भी स्पेसिफिकली इट इज अब्जॉर्प्टिव। यार ये कलर तो आपको दिख नहीं रहा होगा मुझको लगता है, तो लेट्स जस्ट चेंज द कलर। ये कलर ठीक है, हाँ। इट इज मेजरली अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। ना व्हाट इज दैट? भैया जो तुम्हारी हाइफे और माइसीलियम है ये डिस्टेंट प्लेसेस तक रीच आउट हो सकते हैं। अब दूर दूर तक जाकर के ये अपने हाइफे में अब्सॉर्ब कर पाते हैं फूड को, अब्सॉर्ब करके आउटर एक्सटर्नल मीडियम से ये अपने अंदर उस फूड को ले पाते हैं। So that's why this specific mode is your absorptive mode of nutrition. Now मैंने कहा ये सब के सब हेट्रोट्रॉपिक होंगे। हेट्रोट्रॉपिक में भी मैंने कहा अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हो तो आप इसको पैरासिटिक कह देते हैं, अगर डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस पर डिपेंड करता हो उसको आप सेप्रोफिटिक कह देते हैं, और अगर भाईचारा म्यूचुअलिज्म को एस्टैब्लिश कर लिया है तो आप उसको सिम्बायोटिक कह देते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेप्रोफिटिक, गले सड़े पदार्थ पे अगर आपकी फंजाई ग्रो करती है उसको आप सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। दे अब्सॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, डेड सबस्ट्रेट से सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को अब्सॉर्ब कर पाते हैं, ये इसको ब्रेक डाउन करते हैं एंड रिसाइकिल करते हैं डेड प्लांट एंड एनिमल मैटर को। Then comes second category which is parasitic. They absorb nourishment from the living host also. और इस केस में ये होस्ट को हार्म भी पहुंचा देते हैं। जैसे हमें फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं ना, डेंड्रफ इज अ फंगल इन्फेक्शन, डेंड्रफ बहुत लोगों को हो जाता है ना, तो वो फंगल इन्फेक्शन ही आपको होता है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। ब्रेड के ऊपर आपके फंजाई ग्रो कर जाती है ना। तो आपकी संतरा पे आप देखते हो व्हाइट व्हाइट कलर की फंजाई आपको देखने को मिल जाती है। जो ये तो जो फंजाई जो होती है ये आपके होस्ट को हार्म भी कर सकती है। समटाइम्स जो पैरासिटिक फंजाई होती है वो होस्ट को किल भी कर सकती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन व्हिच इज सिम्बायोटिक। ऐसी फंजाई जो कि म्यूचुअलिज्म को एस्टैब्लिश करती है। एक ही नाम आपके दिमाग में आ रहा होगा, लाइकेंस। लाइकेंस जो है वो एल्गी एंड फंजाई का एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई इज योर लाइकेंस, उसको आप लाइकेंस कहते हैं। जैसे माइकोराइजा आपका जो फंजाई का रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ में एसोसिएशन होता है उसको आप माइकोराइजा कहते हैं। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पे बार बार आपका सवाल पूछा जाता है, ठीक है। लाइकेंस एंड माइकोराइजा दोनों आपके सिम्बायोटिक होते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज रिप्रोडक्शन। अगर हम फंजाई में रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चे तो ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर पाती हैं, एसेक्सुअली कर पाती है एंड सेक्सुअली कर पाती है। अगर मैं बात करूं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तो फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन मतलब कोई फंजाई आपकी सपोजिंगली इतनी बड़ी है, अब इसके 4 टुकड़े हो जाए, चारों टुकड़े ही एक नई फंजाई बनाने योग्य है, इस प्रोसेस को आप फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फिजन, ये आपकी फंजाई है, टूट करके 2 टुकड़ों में बन गई है, फिजन। बडिंग, जैसे कि आपके ईस्ट के ऊपर साइड में एक एक्सटर्नल बर्ड अपीयर हो गया, वो एक्सटर्नल बर्ड इज कैपेबल टू फॉर्म अ न्यू फंजाई ऑल टुगेदर, दैट इज बडिंग। तो वेजिटेटिव मोड में वी आर हैविंग फ्रेगमेंटेशन, वी आर हैविंग फिजन, वी आर हैविंग बडिंग। Moving on to the asexual mode of nutrition.
We are having sporangiosperms, conidiospores and oodia, तीन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करती है फंजाई। अब फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं ना वो बहुत लंबे समय तक सरवाइव कर पाते हैं। जैसे ही उन्हें कोई सुटेबल मीडियम मिलता है वो उस पर ग्रो कर जाते हैं, उस पर फीड करते हैं और उस पर ग्रो कर जाते हैं। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स में वी आर हैविंग ज़ूस्पोर्स जो कि मोटाइल स्पोर्स होते हैं। ज़ूस्पोर्स ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनस, अगर आपके स्पोर किसी स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं उसको आप एंडोजीनस स्पोर कहते हैं। एंड ये आपके मोटाइल स्पोर होते हैं। देन वी आर हैविंग ए प्लानोस्पोर जो कि आपके नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। कोनिडियोस्पोर्स आपके एक्सोजीनियसली प्लेस्ड होते हैं। देखिए ध्यान से, ये आपके एक्सोजीनस स्पोर्स हैं, बाहरी तौर पे प्रेजेंट है, किसी स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज्ड फॉर्म में नहीं है। इसको देख लो, ये स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज्ड फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट होते हैं। जैसे तुम्हारे जूस्पोरेंजियम फटेगा और ये स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं, बट कोनिडियोस्पोर्स ऑलरेडी ही बाहर आपके एक्सोजीनियसली प्लेस्ड है। देन वी आर हैविंग ओविडिया, ये भी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। मूविंग ऑन टू द सेक्सुअल स्पोर्स, अगर हम बात करें सेक्सुअल स्पोर्स की, वी आर हैविंग एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स, जिसपे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। जो कि आपका एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज टू आई एम हैविंग जाइगोस्पोर्स एंड oospores आल्सो। नाउ एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर में एक खास बात क्या होती है, अगर मैं बात करूं सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई की, तो सेक्सुअल साइकिल में आई एम हैविंग 3 स्टेप्स। वन इज प्लाज्मोगैमी, देन कम्स योर कैरियोगैमी, देन कम्स योर मियोसिस। तो इन स्टेज के बीच में भी कुछ स्टेज आती है जिसपे बेस्ड सवाल आते हैं, देख लेते हैं। जब दो हाइफे आपके क्लोज आते हैं, सबसे पहले उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, जिसको कि आप प्लाज्मोगैमी कहते हैं, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आइडियल कंडीशन में व्हाट विल हैपन, वो न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, तो उस कंडीशन को आप कैरियोगैमी, न्यूक्लियस का फ्यूजन कहते हैं। जैसे न्यूक्लियस फ्यूज हो गया उसमें आप मियोसिस होगा, वापस से हैप्लॉइड कंडीशन को मेंटेन कर लिया जाएगा। तो आई एम हैविंग एन हाइफे, एन दूसरा हाइफे पास में आए तो ये मेरा बना जिसमें n प्लस एन कंडीशन है। कैरियोगैमी हो गया तो जिसमें मेरा 2n बन गया। मियोसिस हो गया तो मेरा वापस से n वाला बन गया, तो वापस से मेरी प्लॉइडी रिस्टोर हो गई। नाउ एस्कोस्पोर्स और जो बेसिडियोस्पोर है, मतलब आपके एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में आप देखते हैं दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन भी आ रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली आपके सेक्सुअल साइकिल में ये 3 स्टेज होती है, बट फंजाई में वी हैव ऑब्जर्व्ड वन मोर स्टेज जिसको कि आप डाइकैरियोन स्टेज भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज दैट, जिसको कि आप हेट्रोकैरियोटिक स्टेज भी कहते हैं। जब प्लाज्मोगैमी हुआ उसके बाद कैरियोगैमी ना हो करके कुछ समय तक n प्लस एन कंडीशन प्रेजेंट होती है। इस n प्लस एन कंडीशन को आप हेट्रोकैरियोटिक स्टेज कहते हैं, इसी को आप डाइकैरियोन स्टेज भी कहते हैं, विच इज अ यूनिक प्रॉपर्टी, यूनिक फीचर फॉर फंजाई। फंजाई में ही आपको डाइकैरियोन फेज देखने को मिलता है। कुछ समय के पश्चात आपका कैरियोगैमी होगा एंड उसके बाद आपका मियोसिस हो जाएगा। तो फ्यूज होने से पहले कुछ समय तक जो n प्लस एन कंडीशन को मेंटेन किया जा रहा है बच्चों, उसी को आप डाइकैरियोन स्टेज कहते हैं। ठीक है, चलिए सुपर, मूविंग ऑन टू द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन। आई एम हैविंग आइसोगैमी, हेट्रोगैमी एंड ओगैमी। आइसोगैमी, अगर तो जो गैमीट फ्यूज होने वाले हैं बिल्कुल सिमिलर, एक ही जैसे, उसको आप आइसोगैमी कहते हैं। अगर वो डिफरेंट प्रकार के हैं, डिसिमिलर है, उसको आप
हेट्रोगैमी कहते हैं। और अगर फीमेल गैमेट बहुत बड़ा है, उसके कंपैरिजन में मेल गैमेट काफी छोटा है, मोटाइल है, उसको आप ऊगैमी कहते हैं। तो आई एम हैविंग आइसोगैमी, हेट्रोगैमी एंड ऊगैमी। दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन। मूविंग ऑन टू द फंजाई के माइसीलियम हाइफे की अगर आप बात करेंगे बच्चे, मैंने कहा हो सकता है सेप्टा प्रेजेंट नहीं हो, उसको आप एसेप्टेट बुला रहे थे। 4 डिफरेंट टाइप की फंजाई होती है, फाइको, एस्को, बेसिडियो, जूट्रो। आउट ऑफ 4 फाइको के अंदर एसेप्टेट माइसीलियम देखने को मिलता है। उसके अलावा आपकी एस्कोमाइसिटीज हो, बेसिडियो हो, जुटेरोमाइसिटीज हो, तीनों में ही आपका सेप्टेट माइसीलियम पाया जाता है। चारों टाइप ऑफ फंजाई को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज फाइकोमाइसिटीज। फर्स्ट इज फाइकोमाइसिटीज। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा बच्चों। कहीं पे कुछ भी डाउट लगे, दुविधा लगे तो प्लीज प्लीज बच्चों आप लोग कमेंट्स में जरूर पूछ लिया करें। ऑलराइट, फाइकोमाइसिटीज ये एसेप्टेट होती है। सिनोसिटिक माइसीलियम आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएट वाला, याद आ रहा है, क्योंकि सेप्टा तो है नहीं, कुछ डिफरेंशिएट तो कर नहीं रहा है, अलग तो कर नहीं रहा, तो सारे के सारे न्यूक्लियस वहीं पे प्रेजेंट है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स, जो कि आपके एंडोजीनस स्पोर्स थे। सेक्सुअली बाय जाइगोस्पोर, एंड जो गैमीट है वो आइसोगैमी भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। फाइकोमाइसिटीज को आपको फर्दर डिवाइड किया जाता है ऊमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज के अंदर। जो ऊमाइसिटीज है उसको आप एल्गल फंजाई कहते हैं, जाइगोमाइसिटीज में काइटिन की सेल वॉल होती है, जैसे राइजोपस एंड म्यूकर, एल्ब्यूगो, राइजोपस, म्यूकर, ये 3 कॉमन एग्जांपल है आपके फाइकोमाइसिटीज को। इसको हम याद कैसे करते हैं, बिकॉज एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन तो आपके जरूर आते हैं। तो भैया राम का नाम हम सब जपते हैं, जपले नाम राम का, आर इज राइजोपस, A stands for albugo and M stands for mucor. These are 3 फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, चलिए सुपर। मूविंग ऑन टू एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को आप सैक फंजाई भी कहते हैं। ये कोप्रोफिलस भी हो सकती है, मतलब डंग, काउ डंग के ऊपर ग्रो करने वाली फंजाई इज योर कोप्रोफिलस, जो कि आपकी एस्कोमाइसिटीज कैटेगरी से बिलोंग करती है। दे कैन बी यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल ईस्ट हो गया, और कैन बी मल्टी ऑल्सो, एग्जाम्पल पेनिसिलियम हो गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो पैरासिटिक भी हो सकता है और सेप्रोफिटिक भी हो सकता है। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वेजिटेटिव की बात करो तो बर्डिंग यहाँ पे पॉसिबल है। ईस्ट में कॉमनली आपको देखने को मिलता है कि एक एक्सटर्नल बड अपीयर होता है, जो कि ग्रो करके एक नई फंजाई आपकी बना देता है। एसेक्सुअल स्पोर्स की बात करेंगे तो कोनिडियोस्पोर्स आर द कॉमन वंस। सेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं। एस्कोस्पोर्स आपके अगेन एंडोजीनस स्पोर्स होते हैं, जो कि एस्काई नाम के स्ट्रक्चर के अंदर ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही एग्जाम्पल पे बहुत बार क्वेश्चन आया है। न्यूरोस्पोरा क्रेसा, जो कि बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में इसको यूज किया जाता है भारी मात्रा में। ट्रफल एंड मोराल्स, दे आर एडिबल डेलिकेसीज, दे आर कंसिडर्ड एज एडिबल डेलिकेसीज। बहुत बार क्वेश्चन आता है मोराल्स एंड ट्रफल्स के ऊपर, ठीक है, मोराल्स एंड ट्रफल के ऊपर। हाँ जी, मूविंग ऑन टू बेसिडियोमाइसिटीज, नेक्स्ट कैटेगरी। कॉमनली आप इसको क्लब फंजाई कहते हैं। पैरासिटिक भी हो सकते हैं, जैसे कि आपकी रस्ट एंड स्मट है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नहीं पाए जाते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स बाय फ्यूजन ऑफ 2 सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन जरूर प्रेजेंट होंगे, जिसको कि आप बेसिडियो स्पोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिडियो कार्प है जिसके अंदर बेसिडियो स्पोर्स आपके पाए जाते हैं। देन कम्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को आप फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। जो भी फंजाई को किसी और कैटेगरी में अगर आप नहीं रख सकते हैं तो यू विल पुट दैट फंजाई इनटू ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसलिए आप इसको फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। जैसे ही प्रॉपर्टीज समझ आ जाती है तो आप उसको रिस्पेक्टिव कैटेगरी में मूव कर देते हैं। एक खास बात जो होती है इस कैटेगरी की वो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें
देखने को नहीं मिलता। अगर किसी फंजाई में इफ वी आर अनेबल टू फाइंड आउट द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन वी विल पुट इट इनटू ड्यूटेरोमाइसिटिस। जैसे डिस्कवरी हो जाती है उसको हम रेस्पेक्टिव कैटेगरी में मूव कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तो सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन की बात कर ले बच्चे तो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर पाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया इज फिजिबल। एग्जांपल्स ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कोलिटोट्राइकम, ये 3 एग्जांपल आपके ड्यूटेरोमाइसिटिस के होते हैं। कोलिटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। डन। हाँ जी, चलिए इस चैप्टर का सबसे छोटा टॉपिक विच इज वायरसेस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस, एक एक दो दो लाइन में पूरा कवर हो जाता है। एक क्वेश्चन जरूर आपको देके जाता है, इससे अच्छी बात कुछ और हो ही नहीं सकती है। यस, जो वायरसेस है दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस कंटेन्स इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल विच इज डीएनए और आरएनए। इसमें प्रोटीन कोट के सराउंडिंग होती है। तो भैया बेसिकली वायरस में 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक तो प्रोटीन का कोट हो गया और एक आपका न्यूक्लिक एसिड हो गया। नाउ दिस न्यूक्लिक एसिड कुड बी आइदर डीएनए और आरएनए, इट कैन नेवर बी बोथ, दोनों नहीं हो सकता। जो प्रोटीन है इसको आप कैप्सिड बुलाते हैं। कैप्सिड जो है वो कैप्सोमियर से मिलके बना होता है, जो कि सब यूनिट्स होते हैं। ये ना तो लिविंग होते हैं ना ही नॉन लिविंग होते हैं। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, स्ट्रिक्टली पैरासाइट होते हैं, स्ट्रिक्टली किसी और ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड करते हैं। ये इन्फेक्शियस डिजीज को कॉज करने की क्षमता रखते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो शेप की बेसिस पे आप इसको क्लासिफाई कर पाते हैं। ये स्फेरिकल हो गया, ये पॉलीहेड्रल हो गया, ये हेलिकल हो गया, ये कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियोफाज हो गया। बैक्टीरियोफाज में एक एप्सिड वाला पार्ट है, इसके अंदर आपका न्यूक्लिक एसिड होता है। ये आपके टेल फाइबर्स होते हैं, टेल फाइबर्स होते हैं, ये नेक वाला एरिया होता है। ठीक है, दिस इज योर बैक्टीरियोफाज। चलिए अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द होस्ट, अगर प्लांट आपका होस्ट है वायरस का तो उसको फाइटोफेज कहते हैं। जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर एनिमल होस्ट हो तो सिंगल आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। बैक्टीरिया हो तो वहां पे जनरली आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही देखने को मिलता है। T4 एंड बैक्टीरियोफाज में आप देख सकते हो। Alright, moving on to the bacteriophage का स्ट्रक्चर। ये हेड पार्ट है बच्चे, ये आपका टेल फाइबर्स है, ये नेक वाला एरिया होता है, ये आपका टेल है, ये बेस प्लेट होता है। नेक्स्ट इज प्रियॉन्स। भाई वायरस, प्रियॉन्स और वायरोइड में डिफरेंस क्या होता है? वायरस में आपका न्यूक्लिक एसिड भी है, जेनेटिक मटेरियल भी है। न्यूक्लिक एसिड विच इज जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन है। अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन आपका इन्फेक्शियस हो उसको आप प्रियॉन्स कह देते हैं। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन इज योर प्रियॉन। इसका जो साइज होता है इट इज स्मॉलर इन साइज देन वायरसेस। ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज को कॉज करता है। ये हाईली इन्फेक्शियस होता है। एग्जाम्पल देख लो, स्क्रैपी इन्फेक्टेड शीप है ना, ये मैड काउ डिजीज के पीछे भी प्रियॉन का ही हाथ होता है। राइट, मूविंग ऑन टू लाइकेंस। लाइकेंस में आपके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो एल्गी का कंपोनेंट, दूसरा फंजाई का कंपोनेंट। बच्चों जो एल्गी कंपोनेंट है उसको आप फाइकोबायोन्ट कहते हैं, उसको आप फाइकोबायोन्ट कहते हैं। जो आपका फंगस का कंपोनेंट है उसको आप माइकोबायोन्ट कहते हैं। सो लाइकेंस इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन algae and fungi. Algae may the algae which is present is autotrophic and the fungi which is present is heterotrophic. ये pollution indicator होता है। SO2 का pollution indicator is your lichens. Then comes your viroids which is very important topic. Viroids में आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी है, इसी 3 बातों पे आपका सवाल आ जाता है। वायरोइड्स, थियोडाइनर सर ने वायरोइड्स के बारे में हमें बताया, ये वायरस से भी सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं। वायरोइड्स में आपका सिर्फ इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल है। देखिए वायरस में वी आर हैविंग जेनेटिक मटेरियल एंड कैप्सिड।
अगर प्रोटीन आपका, सिर्फ प्रोटीन आपका इन्फेक्शियस होता है, उसको आपने प्रियोन कहा। अगर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल स्पेसिफिकली आरएनए आपका इन्फेक्शियस होता है, उसको आपने वायरोइड्स कहा। तो यहाँ पे वायरोइड्स में मेजरली आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल आपको देखने को मिलता है, दैट इज इन्फेक्शियस वन। ठीक है, चलिए, ऑलराइट, तो यही 3 बातों पे बेस्ड आपका सवाल आ जाता है। हाँ जी बच्चे पार्टी, तो हमने आज क्या क्या पढ़ाई करी है, मैंने कहा था आप मेरे को 50 मिनट दो, पूरा चैप्टर मैं आपका समराइज कर दूंगी, इस पे बेस्ड आप सारे क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। इस क्लास के बाद क्वेश्चंस लगाना, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में उस क्वेश्चन को जरूर आप पोस्ट करना। हमने क्या क्या पढ़ाई करी है, 5 किंगडम सिस्टम के बारे में हमने समझा, 3 डोमेन्स क्या होते हैं, मोनोरा में हमने आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया डिटेल में किया, प्रोटिस्टा, फंजाई उसका क्लासिफिकेशन, प्लांटी, एनिमिलिया, वायरस, प्रियोन, वायरोड्स, लाइकेंस क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ाई करी। ऑलराइट बच्चे, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट सुपर अमेजिंग क्लासेस के साथ में। तब तक आप सारे बच्चे अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो, हमेशा बहुत कम समय बचा है, उसको अच्छे से यूज करते रहो। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस, लाइव में हम जल्दी ही मिलेंगे। बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय, सी यू लाइव, बाय।